नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 89 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के मार्केट की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ और जो देते हैं आपको भरोसेमंद सलाह। लेकिन चलिए, मार्केट पर हम बात करेंगे, कल के बाजार की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे टीसीएस के नतीजों की, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने आज अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। आय बढ़कर 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई, मगर मुनाफे में 0.3% की गिरावट रही, 13,350 करोड़ रुपए पर आ गया। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ ईटी नाउ के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट भी जुड़ गए हैं। सजीत सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि टीसीएस के नतीजे कैसे रहे हैं और नतीजों में सबसे बड़ी बातें क्या रही हैं जो हमारे दर्शकों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, जो टीसीएस के नतीजे हैं वो इन लाइन आए हैं। अगर हम देखें तो अगर प्रॉफिट को देखें तो 2.7% की गिरावट देखने को मिली है टीसीएस के नतीजे में, और जो कि 13,350 करोड़ के आसपास है ये प्रॉफिट का नंबर। और अगर हम आपका जो रेवेन्यू देखें तो वो 2.2% ऊपर है, तो एस्टिमेट था 1.9% का, आया है 2.2%, तो प्रीटी मच इन लाइन है। एबिटा मार्जिन में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने Q4 में वेज हाइक्स किए थे, तो उसका इम्पैक्ट Q1 में देखने को मिलता। वो उसको थोड़ा सा कुशन किया गया है। जिस तरह से करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा कुशन भी हुआ है एबिटा मार्जिन्स में। और जो मार्जिन अभी आया है वो लगभग 24% के आसपास का मार्जिन है। पिछले बार 25.2%, 25.3%, तो 130 बेसिस पॉइंट नीचे गिरा है, जो अनुमान से स्लाइटली अच्छे मार्जिन हैं ये, बट इन लाइन है ये सारे मार्जिन। रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी जो था वो इन लाइन आए हैं। इसके अलावा जो है टीसीएस ये भी कह रहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा डील जीता है इस क्वार्टर में। $800 मिलियन का डील है जो इन्होंने एसकेएफ से जीता है, जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन डील है उन्होंने ये जीता है। और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है टीसीएस का जो इस क्वार्टर में आया है टीसीएस का, वो है लगभग $9.5 बिलियन। ये अनुमान था 9 से 11 बिलियन के बीच में था। आपको Q4 में याद होगा कि उन्होंने 12 बिलियन के आसपास उन्होंने ये टीसीवी किया था, पर Q4 में काफ़ी मेगा डील्स भी आए थे जिसकी वजह से वो $12 बिलियन का नंबर आया था। बट अभी ये नंबर सही आ रहे हैं, ये नंबर 9.5 बिलियन जो उनके बैंड के अंदर ही है। तो इसके अलावा जो है आप ये देख लीजिए कि रेवेन्यू को हम कॉन्स्टेंट करेंसी में चेक करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो लगभग 0.4% की बढ़त देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। वो भी इन लाइन ही है क्योंकि स्ट्रीट 0.3% के आसपास देख रहा था, ये 0.4% आया है। और इसमें अगर हम वर्क एडिशन रेट देखें तो 13.6% है, जबकि वर्कफोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो 5.93 लाख का है, तो 3-4 हज़ार लोग ऐड हुए हैं। अगर हम टीसीएस के नंबर्स को ध्यान से देखें तो मोटा नंबर, अगर हम टीसीएस के नंबर्स को देखें तो 2-3 चीज़ों में देखेंगे। एक तो एआई का जो एनुअलाइज रेवेन्यू रेट है वो बढ़ के $2.6 बिलियन हो गया है। पिछले तिमाही में, मतलब Q4 की तिमाही में 2.3 बिलियन था, अब वो तो बड़ा है। तो ग्रेजुअली जो ऑर्डर्स आ रहे हैं टीसीएस को वो एआई ट्रांसफॉर्मेशन डील्स के आ रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात जो है नंबर्स जो हैं टॉप लाइन, एबिटा मार्जिन और पैट, ये सारे के सारे इन लाइन आए हैं। सजीत सर, कल बाजार खुला है, ऐसे में नतीजों पर बाजार कल कैसे रिएक्ट करेगा? क्या स्ट्रेटजी बनाकर चलना चाहिए टीसीएस में? देखिए, अगर डिविडेंड का हम देखें तो डिविडेंड लगभग 12 रुपये के आसपास उन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है प्रति शेयर Q1 में, और ये 12 रुपये का डिविडेंड जो है इसका रिकॉर्ड डेट जो है 15 जुलाई का है। तो 15 जुलाई से पहले अगर किसी का शेयर है तो उसको 12 रुपये मिलेंगे डिविडेंड का। अगर हम परफॉर्मेंस में देखें तो BFSI सबसे बड़ा वर्टिकल है टीसीएस के लिए। वहाँ पर उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ग्रोथ देखा है, 1.6% का ग्रोथ देखा है। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में देखा है। इनका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जो आता है नॉर्थ अमेरिका से आता है, और वहाँ पर उन्होंने मार्जिनल गिरावट देखी है 0.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर में।
लैटिन अमेरिका जो पिछले Q4 में थोड़ा सा नीचे था, इस क्वार्टर में थोड़ा सा ऊपर आया है। और भारत का जो अगर हम देखें तो वहाँ पर क्वार्टर 7.6% का ग्रोथ है। मतलब यहाँ पर डोमेस्टिक ऑर्डर्स उनको काफ़ी मिले हैं, जिसकी वजह से क्यू उनके रेवेन्यू भी ऊपर गए हैं। तो मोटा मोटा ये नंबर्स इन प्रीटी मच इन लाइन है निवेशकों के लिए। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। बट अगर हम कल के बाज़ार के बारे में बात करें तो ये देखने लायक रहेगा कि TCS AI को कैसे मैनेज कर रहा है, AI सर्विसेज में रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है, मार्जिन्स कैसे रहेंगे आगे जाके। और इस पूरे माहौल में जहाँ पर इंडियन IT सर्विसेज को काफ़ी डाउनग्रेड किया गया है, काफ़ी करेक्शन आया है, इस माहौल में TCS इसको कैसे मैनेज कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं कमेंट्री से हमको पता चलेंगी। शुक्रिया सजीद सर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे कल के बाजार की। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिलेश जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। और आज के अगर मार्केट पर नज़र डालें तो देखिए थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला और ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाजार हरे निशान में ही बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी करीब 80 अंकों की तेजी के साथ 23,962 के लेवल पर बंद हुआ, 24,000 के नीचे बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी ने हालांकि अच्छे मूव्स दिखाए और करीब 500 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 57,252 के लेवल पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज देखने को मिली। इसके अलावा आज के जो टॉप परफॉर्मेंस रहा उसमें रियल्टी इंडेक्स का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा। करीब 3.5% की तेजी के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। और तमाम बैंकिंग शेयरों की बात करें तो PSU बैंक शेयरों में आज बढ़िया तेजी नजर आई। IT पर जरूर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन FMCG ने भी आज अच्छा कारोबार होता हुआ नजर आया। नितिलेश जी, आज के बाजार को कैसे रीड किया आपने और कल के लिए कौन से अहम लेवल होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड इवनिंग। अगर मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल 24,500 परसों के दिन ही लग रहा था और अचानक से कल एक डर लगने लगा कि क्या हम लोग 23,500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं क्या। तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे में 23,800 का जो दायरा है उस दायरे को मार्केट ने अच्छी तरीके से क्या किया, होल्ड किया है। तो कल अगर कुछ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो जरूर वहां पे लॉन्ग करके चलिए। 23,720 23,730 एक अहम लेवल होगा, वहां पे एक स्टॉप लॉस को अपने प्लान करे, प्रॉपर हेज के साथ पोजीशन जाए। मैं कल प्लानिंग करूंगा अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जरूर इसमें बाइंग पोजीशंस लेके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एक स्ट्रक्चरल देखेंगे तो मार्केट ने अपने जो लोज है उसको शिफ्ट किया है। पहले मार्केट 30,500 30,600 यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होता और अभी मार्केट 30,800 के ऊपर मेंटेन हो रहा है। लेकिन कल फ्राइडे है, वीकेंड है, तो सैटरडे संडे कोई भी न्यूज आ सकती है बड़ी, तो इस वजह से प्रॉपर हेज करके ही लॉन्ग बायस पोजीशंस लेके ही चलना चाहिए। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा अगर डीप मिलता है तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। अगर यहाँ से कोई बैंक निफ्टी को संभाल सकता है या फिर बिगाड़ सकता है तो वो होगा HDFC बैंक। काफी दिनों के बाद 800 820 के आसपास मार्केट मेंटेन कर रहा है HDFC। तो यहाँ से अगर HDFC फिर से 830 ये लेवल को क्रॉस करके मेंटेन रहता है तो जुलाई एक्सपायरी जो होगी वो HDFC बैंक की रह सकती है। 880 से लेके 910 ये लेवल्स हमें HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डीप मिलता है 790 तक तो उसको बाइंग की तरह ही देखें। 775 आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा HDFC बैंक पे। ओवरऑल व्यू जो है मार्केट के ऊपर बाय ऑन डीप है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। राइट, बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली जो स्टॉप लॉसेस है उनके साथ आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। लेकिन नितिलेश जी, TCS पर भी एक राय चाहते हैं। अभी नतीजों का सीजन आज से शुरू हो गया है, TCS ने नतीजे जारी कर दिए हैं, मिले जुले नतीजे रहे हैं। सिर्फ आय में करीब 2% की तेजी देखने को मिली। बाकी के जो एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर ही रह सकता है TCS के लिए, और आज पूरे IT पैक में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला। कैसे देख रहे हैं आप नतीजों को और कौन सा कल रिएक्शन देखने को मिल सकता है TCS के शेयर में? देखो नतीजे में सर सुन रहा था तो इनलाइन नतीजे ही है, ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था जो भी कुछ वर्स्ट है वर्स्ट थोड़ा सा सब लोगों ने प्लान करके ही चल चुके थे, तो बड़ा कुछ पॉजिटिव सरप्राइज तो आने वाला नहीं था। तो मैं VIP स्टॉक्स में TCS को ही लॉन्ग करना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बस कल गैप डाउन ओपनिंग दे दे और हमें अच्छे लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो कल हम लोग इस स्टॉक में जरूर बाइंग करके चलेंगे।
कैप डाउन हो जाए बस 2 से लेके 3% नीचे में अगर ये कैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगी। क्योंकि हमने हमेशा देखा है स्टॉक में जभी भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और वहां पे पिछले बॉटम को कट करके मार्केट रिवर्सल वहां पे दिखाता है, तो कल मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, मैं टीसीएस को लॉन्ग करना जरूर पसंद करूंगा। तो वहां पे कल से मतलब आज से ही नतीजों का दौर चालू हुआ है, तो इस दौर में कभी भी इंडेक्स को शॉर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक कुछ बड़ा डिसाइसिव लेवल ब्रेक नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये नज़रिया टीसीएस को लेकर ये क्वार्टर थोड़ा सा म्यूटेड होता हुआ ही नजर आया। आगे बढ़ेंगे और अब चलिए शुरुआत करेंगे सवालों की। और हमारे पास काजल का सवाल आया है। आईआरएफसी के इनके पास शेयर है 1613, इनके पास क्वांटिटी है और जो बाइंग प्राइस इनका बता रही है वो करीब 125 रुपये के आसपास है। इन लेवल्स पर जानना चाहती है कि आईआरएफसी के शेयर है 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकती हैं, क्या करें। और बड़े नुकसान में है क्योंकि आज की जो क्लोजिंग रही है वो करीब 88 रुपीज़ के करीब रही है। हालांकि आधे % की तेजी जरूर नजर आई है, लेकिन नितिलेश जी आपसे भी लगातार बात हो रही है, रेलवे स्टॉक्स में लगातार साइडवेज बना हुआ है। बजट के आसपास तेजी नजर आ जाती है, ऑर्डर विन के दम पर थोड़ी तेजी नजर आ जाती है, लेकिन लगातार डाउन ट्रेंड में है सारे ही स्टॉक्स। और क्या करना चाहिए, बड़े नुकसान में है इस वक्त ये। देखो इस स्टॉक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो जरूरत से ज्यादा उसमें तेजी हमें देखने को मिल रही थी। आईआरएफसी अगर हम लोग देखेंगे तो 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, या फिर बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टॉक से जहां पे ट्रेड कर रहे थे वहां से 5 गुना 6 गुना हुए थे। तो हालांकि उसमें एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो रेलवे स्टॉक में अभी तक कुछ बड़ा पॉजिटिव सरप्राइजिंग मोमेंट मुझे तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन लोअर लेवल के आसपास अगर ये काउंटर आता है 78 से लेके 80, तो वहां पे जरूर पोजीशंस को ऐड करें, स्टॉप लॉस को मेंटेन करें 75 के आसपास। लेकिन ऊपर में 97 का एक दायरा है, अगर ये 97 को क्रॉस कर देता है तो थोड़ा सा और क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं, फिर फिक्स क्वांटिटी को आपको 94 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जैसे ही 97 के ऊपर निकलेगा तो 110 112 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, चार्ट के ऊपर विजिबल हो सकते हैं। तो वहां पे एक बार रिव्यू करें, पोजीशंस को कट करके चलना चाहिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ओवरऑल व्यू जो है, नीचे डीप मिलता है यहाँ से 10-12% का, तो वहां पे बाय करें, या फिर ऊपर में 10% 12% का एक तगड़ा अपसाइड मोमेंटम आता है और लेवल्स को ब्रेकआउट करता है, तो वहां पे क्वांटिटी ऐड करें। ये लेवल जो है वो कुछ ना करने का ही लेवल है। बिल्कुल ठीक। तो आईआरएफसी पे फिलहाल इन लेवल्स पर ये व्यू आता हुआ। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। रजनीश का सवाल है, टाटा स्टील के 300 शेयर हैं इनके पास, 188 इनका बाइंग प्राइस है। नजरिया इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस के पास ही आज क्लोजिंग हुई 187 रुपये पर हल्की गिरावट के साथ, और 57 रुपये का यहाँ पर लॉस है। क्या करना चाहिए, टाटा स्टील के आगे के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं, और फिर से जो यूएस ईरान में तनातनी बढ़ गई है, क्या मेटल्स पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा, और मेटल्स के बाद शेयरों पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, हिंडाल्को हो गया, अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो टाटा स्टील में नीचे में 185 से लेके 183 काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो मेरे हिसाब से वहां से एक बाउंस बैक करना चाहिए, तो इनको बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। टाटा स्टील में आने वाले समय में एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट कुछ ना कहे तो भी 202 204 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू तभी गलत होगा जब ये स्टॉक में 178 के लेवल क्या होंगे, ब्रेक होंगे नीचे की साइड में। फिर अगर ये 170 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो अगला पड़ाव होगा 140 का, तो वहां पे फिर से अपनी पोजीशंस को क्या करें, एवरेज करें, सॉरी नया पोजीशंस को क्या करें, ऐड करें। क्योंकि 230 232 के आसपास मैंने टाटा स्टील में कुछ सेल रिकमेंडेशन किया था, और मुझे अभी भी याद है। तो अभी के लिए होल्ड करिए पोजीशंस को, 183 के आसपास मिलता है तो थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड करें, 178 का स्टॉप लॉस 178 का स्टॉप लॉस लगाए और 183 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एड ऑन भी कर सकते हैं। आशीर मेहरा का अगला सवाल है और इनके पास सिम्फनी के 900 शेयर है करीब,
820 इनका एंट्री प्राइस है और इन लेवल्स पर इनका सवाल है कि सेल करे या होल्ड करके चले। 6 महीनों का व्यू लेकर चल रहे हैं और 820 पर इन्होंने लिया था। आज की जो क्लोजिंग रही है सिम्फनी की 697 पर क्लोज हुआ है, करीब आधे % की तेजी के साथ, और इन लेवल्स पर भारी नुकसान में है क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है सिम्फनी का शेयर। यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं आपको आगे के चार्ट्स? क्या इन लेवल्स पर बने रहना चाहिए 6 महीने के लिहाज से? देखिए, पहले तो इनको मैं राय देना चाहूंगा कि कभी भी एक ही जगह पे किसी भी स्टॉक्स को लेना नहीं है। थोड़ा सा आप अपने एवरेज पोजीशंस बना के करते हो, रेंज में बाइंग करते हो, तो भी आपको क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट में मुनाफा आप कमा सकते हो। तो अभी के लिए सिम्फनी का चार्ट क्लियर कट व्यू बता रहा है 720 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर मेंटेन नहीं होता है तब तक थोड़ा सा क्या होगी, स्टॉक के लिए दिक्कत होगी। नीचे में 640 650 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 720 के ऊपर निकलता है तो अगला पड़ाव जो होगा उसको 780 से लेके 790 ये जगह पे जाने की स्टॉक कोशिश करेगा। तो 780 790 जैसे ही आएगा तब वहां पे एक बार के लिए फिर से रिव्यू करना चाहिए स्टॉक को। पोटेंशियल मोमेंटम है या फिर मोमेंटम वहां पे लूज हो रहा है, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो फिलहाल इन लेवल्स पर ये स्ट्रैटेजी आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन आपको अपने लॉसेस का भी ध्यान रखना होगा। काफ़ी बड़ा लॉस है। एक फंडामेंटल फाइनेंशियल एडवाइस भी आपको नितिलेश जी ने दे दी। आगे बढ़ेंगे और अभिषेक के सवाल को शामिल करेंगे। JWL को लेकर सवाल है, यानी जुपिटर वैगन्स के 1200 शेयर इनके पास, 180 इनका एंट्री प्राइस है और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि कितने टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं बढ़िया प्रॉफिट में। अभिषेक, बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप सुन रहे हैं। और आज की जो क्लोजिंग रही है 251 पर क्लोज हुआ है, करीब 1.25% की तेजी के साथ 180 पर खरीद के ये चल रहे हैं। जुपिटर वैगन्स कैसा लग रहा है आपको आगे के लिए? क्या इन लेवल्स पर होल्ड करके चलना चाहिए या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा और पिकअप हो सकता है। अगर ये काउंटर 257 ये लेवल को क्रॉस कर देता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अच्छे लेवल्स के आसपास आपने लिया है, अच्छा खासा मुनाफा भी आपको हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, 235 230 एक अहम लेवल है, वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। इसके नीचे अगर जाता है तो वहां से पोजीशंस को कट करें। अदरवाइज ये 257 के ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में 7 से लेके 8% का मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो वहां पे कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक करें 60 से 70% और बाकी क्वांटिटी होल्ड करें। ऑलराइट, तो 60 से 70% पार्शियल क्वांटिटी बुक करें, बाकी की क्वांटिटी होल्ड करने की सलाह। आगे बढ़ेंगे। रविंदर का सवाल आया है। ONGC के 500 शेयर है, 267 के आसपास इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर पूछना चाहते हैं कि होल्ड कर सकते हैं क्या। फिलहाल इन लेवल्स पर काफ़ी बड़ा नुकसान होता हुआ 243 पर आ गया है शेयर। करीब आज एक आधे % की गिरावट के साथ 1.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। ONGC के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? देखिए, क्रूड के प्राइसेस में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर से हल्की दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉर की चीज़ें सामान्य नहीं हुई थी, लेकिन फिर से जो दोनों देशों के बीच टेंशन है वो बढ़ गया है। कैसे देख रहे हैं ऐसे में आप ONGC की चाल को, और तमाम OMCs पर भी एक टेक रखिएगा? देखो, ONGC में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर साइड में 220 से लेके 240 एक इंपॉर्टेंट दायरा है, वहां पे स्टॉक आपके फिर से बाउंस बैक दिखाता है। और ऊपर में 267 से लेके 280 एक इंपॉर्टेंट दायरा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एक बार के लिए उसने क्रॉस किया था, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ONGC हो गया है, फिर OMCs हो गए, तो वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है वहां पे जाके जब भी ये स्टॉक रुकेंगे तो वहां पे प्लस करके चलना चाहिए। जैसे कि मेरा व्यू है 215 220 इस रेंज में ONGC मिलता है, तो 202 के स्टॉप लॉस के साथ मैं फ्रेश इनिशिएट लॉन्ग करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक्स हमेशा स्लो मोमेंटम वाले होते हैं। धीरे धीरे स्टॉक्स ऊपर चलते हैं और पता भी नहीं चलता ऐसे स्टॉक्स से। तो इनको इन्वेस्टमेंट टाइम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह इन लेवल्स पर ONGC के लिए आती हुई। आगे बढ़ेंगे। अनिल कुमार नैयर के सवाल को शामिल करेंगे। एमटा टेक के शेयर है, 151 शेयर है, 7200 एंट्री प्राइस है।
और इन लेवल्स पर पूछना चाहते हैं कि होल्ड करके रख सकते हैं और अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से सेल की सलाह होगी तो वो भी ये कर देंगे। एमटार टेक की बात करें तो मल्टी बैगर रहा है और आज की जो क्लोजिंग रही है 6,930, करीब 1.5% ऊपर ये बंद होता हुआ नजर आया। इनके जो बाइंग प्राइस है काफी ऊपरी स्तर के 7,200 के लेवल पर इन्होंने खरीद के रखा है, जिसके चलते 40,000 से ज्यादा का नुकसान। नितिलेश जी, एमटार टेक ने तो अच्छे रिटर्न निवेशकों को बनाकर दिए, क्या इनकी जो बाइंग है वो काफी ऊपरी स्तर की है और आपको लग रहा है कि जो इनकी बाइंग प्राइस है अब वहां पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है शेयर आने वाले दिनों में? देखिए, स्टॉक में जब तक 7,050 ये लेवल अहम लेवल है, जब तक ये क्रॉस नहीं कर पाता है तो हायर लेवल के ऊपर मेंटेन होना थोड़ा सा क्या हो सकता है, दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन अगर ये 6,780 6,800 ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो सीधा स्टॉक के लिए 6,200 से लेके 5,800 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। फिर ऊपर में एक चीज का ध्यान रखें, 7,050 ये लेवल क्रॉस कर देता है तो अपने भाव के आसपास थोड़ा सा क्वांटिटी को एटलीस्ट कम करके बाकी की क्वांटिटी होल्ड करें। अदरवाइज 6,780 ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहां पे जरूर एग्जिट करने की राय दूंगा, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा खासा वीकली चार्ट के ऊपर भी एक डबल टॉप वाला पैटर्न बन चुका है और इसके लोज अगर ये ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा पैनिक और इसमें बन सकता है, क्योंकि 1,800 से लेके 2,000 वाला स्टॉक देखते देखते 8,000 8,500 के भाव भी देखने को मिले थे, तो हायर लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। ऑलराइट, 6,880 एक अहम लेवल होगा, अगर वहां से नीचे जाता है तो वहां पर एग्जिट की सलाह, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से एमटार टेक में देखने को मिल रही है। अगले सवाल को शामिल करेंगे। जनेंद्र श्रीवास्तव का सवाल है, अशोक लेलैंड के शेयर इनके पास 7,000 शेयर है, 168 पर खरीद के रखे हैं और पूछना चाहते हैं कि कितने समय तक होल्ड करना होगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा है, ग्रोथ स्लो दिख रही है तो क्या करें। और काफ़ी बड़े नुकसान में 89,000 से ज़्यादा के नुकसान में इन लेवल्स पर है और आज की जो क्लोजिंग रही है वो गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया 155 के लेवल पर। अशोक लेलैंड ने भी तो बढ़िया रिटर्न दिए हैं यहाँ पर नितिलेश जी, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस भी काफ़ी ऊपरी स्तर की है। क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में ग्रोथ कैसी रहेगी, क्या आउटलुक देख रहे हैं और क्या बढ़िया रिटर्न इन्हें मिल सकते हैं? देखिए, स्टॉक में कुछ खराबी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर सेक्टर देखेंगे या फिर मार्केट देखेंगे तो हायर लेवल से डाउन वाला मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। 207 208 के आसपास जब मैं आपके चैनल के ऊपर शो कर रहा था तो मैंने एक चीज क्लियर कट कही थी कि यहाँ से स्टॉक्स में अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है और स्टॉक ने ऐसे ही परफॉर्म किया है। तो अभी इसके लिए अट्रैक्टिव लेवल जो बन के आ रहे हो 138 से लेके 135 इस जोन में अगर मिलता है तो वहां पे जरूर पोजीशंस को ऐड करें। स्टॉप लॉस को 132 के आसपास मेंटेन करें, लेकिन क्वांटिटी में फिर से कहूंगा बड़ा क्वांटिटी प्लान ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि स्टॉक्स अच्छा होता है लेकिन गलत डायरेक्शन में अगर आपकी स्टॉक जाता है और क्वांटिटी बड़ी होती है तो आप उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाते हो और गलत जगह के ऊपर आप पोजीशंस को कट करते हो। तो मेरा व्यू यही है, 135 138 प्लस वाला लेवल है, 132 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। ठीक, तो अशोक लेलैंड पर यह सलाह नितिलेश जी की तरफ से। विक्रम सिक्का का सवाल हमें मिला है, एमसीएक्स के 10 शेयर इन्होंने खरीद के रखे हैं 3100 के भाव पर और इन लेवल्स पर पूछना चाहते हैं कि क्या अब ये करेक्शन इसमें हो चुका है और करीब 3,110 का इन्हें नुकसान होता हुआ आज की जो क्लोजिंग रही 2,789 के आसपास करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को और इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? देखिए, एमसीएस में अगर हम लोग देखेंगे तो एक हायर लेवल से काफी तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा था, तो थोड़ा सा हायर मोमेंटम स्टॉक में चल रहा है कंटिन्यू और तो थोड़ा बहुत एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इनको मैं एक ही सलाह दूंगा, 2650 एक स्टॉप लॉस की तरह ले ले स्टॉक्स में। अगर 2650 के नीचे फिर से ये ट्रेड करना चालू कर देते तो एक बार पोजीशन को हल्के करे, थोड़ा बहुत लॉस को झेले। अगर लोअर लेवल के आसपास मिलता है 2200 से लेके 2000 तो वहां पे जरूर पोजीशंस को ऐड करें, वो बढ़िया लेवल होंगे आपके लिए। यहाँ पे आपने जो 10-12 क्वांटिटी ली है तो वहां पे थोड़ा सा पोजीशंस आप क्या कर सकते हो, बढ़ा के चल सकते हो। तो ओवरऑल एमसीएक्स का स्टॉक्स अच्छा है, लेकिन हायर लेवल से थोड़ा सा उसमें करेक्शन अभी भी थोड़ा पेंडिंग ही लग रहा है। स्टॉक अच्छा है लेकिन हायर लेवल से करेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। रामजी गुप्ता का सवाल है, वरुण बेवरेजेस के शेयर है 290,
538 पर इन्होंने एंट्री ली थी और 6 महीने तक रख सकते हैं। क्या आउटलुक रहेगा 6 महीने के लिहाज से? बड़े नुकसान में इन लेवल्स पर 481 पर आज वरुण बेवरेजेस बंद हुआ, करीब 1.5% की तेजी के साथ। आगे के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? मार्च के बाद अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई, लेकिन क्या इनके बाइंग प्राइस से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए स्टॉक में थोड़ा बहुत और पेन बाकी है मेरे हिसाब से। 440 450 ये लेवल से एक बार के लिए फिर से रिविजिट हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर कुछ लेना ही है तो 420 440 एक बढ़िया लेवल होगा। तो वहां पे पोजीशंस को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। उछाल में 520 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार के लिए रिव्यू करें। अगर मार्केट के मोमेंटम अगर ठीक हो जाते हैं तो अगर वहां पे उछाल आता है 520 के आसपास तो रिव्यू करना चाहिए। जब तक ये 520 के ऊपर अच्छा खासा वीकली क्लोजिंग नहीं दिखाता है तब तक मेरे हिसाब से स्टॉक जो है वो हायर लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस ही करेगा। तो ठीक, तो वरुण बेवरेजेस को लेकर ये सलाह आती हुई। और चलिए अब रुख करेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी सेगमेंट का। नितिलेश जी, आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या रहेगी? देखो मैं टीसीएस के साथ लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि टीसीएस में अगर कुछ गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो 1950 से लेके 1975 इस लेवल के ऊपर मैं टीसीएस को बाय करना पसंद करूंगा। 1901 मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2250 इनिशियल लेवल के ऊपर, और यहाँ से भी निकलता है तो फिर बड़े टारगेट 2400 से लेके 2500 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर है, 6 से लेके 8 महीने आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा इस काउंटर में। और दूसरा जो काउंटर है वो है एलएनटी का। एलएनटी में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से 4200 के आसपास मैंने बिकवाली की राय दी थी, लेकिन अभी ये लेवल थोड़े से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 3850 से लेके 3830 इस लेवल पे क्या करें, बाइंग करें। थोड़ा सा कल अगर 1.5% नीचे मिलता है तो जरूर वहां पे पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, प्लस करके चल सकते हैं। 3780 आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 4000 इनिशियल लेवल के ऊपर आप टारगेट लेके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो टीसीएस और एलएनटी पर आप नजर रखें, दोनों में बाय रिकमेंडेशन है। स्ट्रैटेजी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। 1900 का स्टॉप लॉस, 2250 टारगेट्स आपको टीसीएस में आते हुए नजर आएंगे। वहीं एलएनटी की बात करें 3850 से 3830 के बीच आप खरीदारी कर सकते हैं। 4000 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है एलएनटी में 3780 रुपए का। और चलिए इसी के साथ कल की तैयारी को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। नितिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। शुक्रिया।